नमस्ते। आज की इस विशेष डीप डाइव में हम समंदर की उन खौफनाक गहराइयों का सफर तय करने वाले हैं जहां इंसान और मशीन मिलकर प्रकृति के सबसे कड़े इम्तिहान का सामना करते हैं। हम एक ऐसी अदृश्य दुनिया को समझने जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग और इंसानी जज्बे की सच में एक बेहतरीन मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई इंसान महीनों तक पानी के नीचे एक लोहे के ताबूत में जिंदा रह सकता है? एक ऐसी जगह जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। जब यह विशाल ढांचा समंदर में उतरता है तो पूरी दुनिया की नजरों से गायब हो जाता है, लेकिन दुश्मनों के लिए एक खौफनाक काल बन जाता है। सच कहूं तो इस लोहे के ताबूत में जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए इस विषय की गहराई में गोता लगाते हैं। आज की चर्चा में हम शुरुआत करेंगे पानी के नीचे की उस खतरनाक दुनिया से, फिर डूबने का विज्ञान समझेंगे। इसके बाद बात होगी इस लोहे के दानव को मिलने वाली ताकत की, बिना हवा के सांस लेने की तकनीक की, इस ट्यूब के अंदर की मुश्किल जिंदगी की, और अंत में इसके खामोश अंडरवाटर शस्त्रागार की। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। समुंदर ऊपर से जितना शांत और खूबसूरत दिखता है ना, अंदर से ही उतना ही बड़ा और जानलेवा दुश्मन है। गहराई में पानी का दबाव इतना भयानक होता है कि बस समझ लीजिए जैसे किसी चीज पर 100 हाथियों का वजन एक साथ रख दिया गया हो। जरा सी भी दरार आई तो ये विशाल लोहे का ढांचा किसी कागज की तरह पिचक जाएगा। ये वो अदृश्य और जानलेवा खतरा है जो हर पल पनडुब्बी के चारों ओर मंडराता रहता है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। एक तरफ तो छोटे छोटे जहाज भी पानी पर आसानी से तैरते हैं, लेकिन एक टाइफून क्लास जैसी 48,000 टन भारी पनडुब्बी अपनी मर्जी से पानी के नीचे कैसे जा सकती है? यहाँ काम आता है भौतिक विज्ञान का एक बेसिक रूल, जिसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो जब भी कोई चीज पानी में जाती है, पानी उस पर ऊपर की तरफ एक धक्का लगाता है, जिसे बॉयंट फोर्स या उछाल बल कहते हैं। पनडुब्बी के बाहर हर सेकेंड एक जंग चलती रहती है। पानी का बॉयंट फोर्स उसे ऊपर धकेलने की कोशिश करता है और गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे खींचता है। और पनडुब्बी इस ऊपर धकेलने वाले बल को हराती कैसे है? इसके निचले हिस्से में खास बैलास्ट टैंक होते हैं। जब पनडुब्बी को नीचे जाना होता है तो इन टैंकों के वाल्व खोल दिए जाते हैं और इनमें समंदर का पानी तेजी से भरने लगता है। इससे पनडुब्बी का वजन अचानक काफी बढ़ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल हावी हो जाता है और पनडुब्बी आसानी से गहराई में डूबने लगती है ना शानदार? अब सवाल यह है कि इस 48,000 टन के लोहे के दानव को चलाता कौन है? आइए पनडुब्बी के पिछले हिस्से में मौजूद उस विशालकाय इंजन रूम में चलते हैं जो इसे समंदर का सीना चीरने की ताकत देता है। ये तुलना देखिए, सच में होश उड़ा देने वाली है। एक तरफ डीजल से चलने वाली पनडुब्बियां हैं जिन्हें 50 लाख लीटर डीजल चाहिए होता है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन्हें हर 10-15 दिन में अपनी बैटरी चार्ज करने और धुआं छोड़ने के लिए सतह पर आना ही पड़ता है। इससे उनकी प्राइवेसी छिन जाती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर पनडुब्बियों को चलाने के लिए महज 4 किलोग्राम यूरेनियम 235 की जरूरत होती है, सिर्फ 4 किलो। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इन न्यूक्लियर पनडुब्बियों को बार बार सतह पर आकर ईंधन भरने की जरूरत ही नहीं होती। इन्हें बनाते वक्त ही इनमें इतना यूरेनियम भर दिया जाता है कि ये पूरे 30 सालों तक बिना रुके समंदर के नीचे रह सकती हैं। तो ये काम कैसे करता है? रिएक्टर के अंदर यूरेनियम के एटम को तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस से भयानक गर्मी पैदा होती है जो पानी को उबालकर भाप में बदल देती है। यही भाप फिर तेज गति से टरबाइन को घुमाती है और गियरबॉक्स के जरिए पनडुब्बी आगे बढ़ती है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को कैडमियम या ग्रेफाइट की रॉड से कंट्रोल किया जाता है ताकि ये रिएक्टर गलती से कोई न्यूक्लियर बम न बन जाए। इंजन का तो हो गया, लेकिन अंदर बैठे 160 लोगों का क्या? वो बिना हवा के सांस कैसे लेते हैं? कोई 120 दिनों तक ताज़ी हवा के बिना उस बंद डब्बे में कैसे जिंदा रह सकता है? इसका जवाब विज्ञान के एक शानदार चमत्कार में छिपा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें समंदर का पानी लिया जाता है, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और फिर उसमें डीसी करंट छोड़ा जाता है। इससे पानी टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाता है। इस ताज़ी ऑक्सीजन को पूरे केबिन में भेज दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मशीन 1 घंटे में 4000 लीटर तक ऑक्सीजन बना सकती है। लेकिन मान लीजिए पनडुब्बी की पूरी बिजली ही फेल हो जाए, तब क्या होगा? ऐसी खौफनाक आपात स्थिति के लिए एक गजब का बैकअप सिस्टम होता है, क्लोरेट कैंडल्स। स्टील के डिब्बों में पैक इन मोमबत्तियों में आयरन पाउडर और सोडियम क्लोरेट होता है। जब इन्हें जलाया जाता है तो 600 डिग्री सेल्सियस पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो तुरंत भारी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करता है, और इसके लिए किसी बिजली की जरूरत नहीं होती।
मशीनों और इंजन से हटकर अब जरा बात करते हैं पनडुब्बी की असली आत्मा की, यानी इसके अंदर रहने वाले इंसानों की। उस ट्यूब के अंदर की जिंदगी कैसी होती है? पनडुब्बी में अनुशासन ही जीवन है। वहां का एक कड़ा नियम है, पनडुब्बियां तब तक सुरक्षित हैं जब तक चालक दल ये ना भूल जाए कि वो खतरनाक हो सकती हैं। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी चूक और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म। जरा इन हालात की कल्पना कीजिए। 50 से 120 दिनों तक सूरज की एक किरण तक नहीं, बाहरी दुनिया या अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं। हॉट बंकिंग नाम की एक चीज होती है, मतलब अपना कोई फिक्स बिस्तर नहीं। जो बिस्तर खाली मिला बस उसी पर सो गए। ताजे पानी की इतनी कमी होती है कि 4-5 दिन में सिर्फ एक बार नहाने का मौका मिलता है, और कपड़े धोने का कोई इंतजाम नहीं होता। इसलिए सब लोग, चाहे ऑफिसर हों या सेलर, एक जैसे डिस्पोजेबल कपड़े पहनते हैं जो हर तीसरे दिन बदल दिए जाते हैं। खाने का नियम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ उबला हुआ खाना मिलता है, जैसे चावल या अंडे। कुछ भी तला या फ्राई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि तेल की महक अंदर के बंद वेंटिलेशन सिस्टम में फंस जाएगी और पूरे एयर सर्कुलेशन को खराब कर देगी। अब आते हैं इस बात पर कि इतनी मुश्किलों और घुटन के बावजूद ये पनडुब्बियां समंदर में क्यों घूमती हैं। इनका असली मकसद है खामोशी से प्रहार करना। ये किसी भी देश की सुरक्षा का सबसे अहम और गुप्त हथियार होती हैं। यहां सबसे दिलचस्प चीज देखने को मिलती है, पानी के अंदर से आग उगलने वाला रॉकेट कैसे दागा जा सकता है, क्योंकि आग को जलने के लिए तो हवा चाहिए। तो होता यह है कि कंप्रेसर टैंक लॉन्च ट्यूब के अंदर हवा का इतना भयानक दबाव बनाते हैं कि मिसाइल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी के बाहर फेंकी जाती है, और जैसे ही वो पानी की सतह को चीरकर बाहर आती है, हवा मिलते ही उसका ईंधन जल उठता है। इन आधुनिक और खौफनाक मशीनों तक पहुंचने का सफर कोई 1-2 दिन का नहीं है। 1602 में एक डच वैज्ञानिक के पहले प्रयोग से लेकर 1775 में पहली मिलिट्री सबमरीन टर्टल तक का सफर, फिर दोनों विश्व युद्धों में इनके भारी इस्तेमाल ने रणनीति बदल दी, और 1950 के दशक में न्यूक्लियर पावर ने तो पनडुब्बियों की दुनिया में एक पूरी क्रांति ही ला दी। तो आज की इस गहरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। क्या ज्यादा हैरान करने वाला है, वो मशीनें जो समंदर की कुचल देने वाली गहराइयों को मात देती हैं, या वो इंसानी दिमाग और जज्बात जो इन खौफनाक हालात में भी डटे रहते हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर चर्चा जारी रहेगी।